हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम के यूनिट से ये टॉपिक है आपका। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कितनी तरीके के इवैल्यूएशन सिस्टम्स होते हैं। तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग में इवैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इवैल्यूएशन में बेसिकली एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करता है और उनकी परफॉर्मेंस को जज करता है। So basically for judging the performance of the students, there are different type of evaluation systems which are present in the current teaching scenario. So today we are going to discuss about them. तो बेसिकली ये बेस्ड है, टॉपिक जो आपका है ये न्यू एंड अपडेटेड नेट सिलेबस पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम की। इवैल्यूएशन सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 मेजर हेड्स में। तो पहला है आपका अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, दूसरा है आपका अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस एंड तीसरा है आपका अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन। तो पहला जो आपका है वो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समरेटिव इवैल्यूएशन। तो बेसिकली नेट में कुछ बताया नहीं है आपका कोर्स में कि कौन से टाइप कौन से अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशन आ सकते हैं। तो मैंने सारे ही टाइप्स, जितने ही टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं सारे कवर करे हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव होगा आपका, जो कि अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस होगा। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ रेफरेंस या इंटरप्रिटेशन होगा, जिसमें ये 2 टाइप्स होंगे आपके, नॉर्म रिफर्ड एंड क्राइटेरियन रिफर्ड। तो ये बेसिकली आपके कितने हो गए, 4 ये हो गए और ये 2 ये हो गए। तो आपके ये 6 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हो गए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की। देखिए, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में बेसिकली हम जो लर्नर होता है उसकी पोजीशन की बात करते हैं कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें उसकी पोजीशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे लाई करता है, कितना उसने सीख रखा है। आइदर दैट पर्सन लाइज हियर और हियर। तो ये हम पोजीशन उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हम इसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोलते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज डिज़ाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम राइट लर्नर को राइट उसकी पोजीशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको प्लेस कर रहे हैं एट द राइट प्लेस अकॉर्डिंग टू द लर्निंग ऑफ द पीपल। तो उस पीपल की क्या लर्निंग है उस अकॉर्डिंग ही हम उसको जज करेंगे। जितनी उसकी लर्निंग होगी उस अकॉर्डिंग हम उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इट एंश्योर्स द एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो बेसिकली जब आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे एट द एंट्री पॉइंट ऑफ टाइम उस जो स्टूडेंट है आपका या पीपल है या फिर आपका जो लर्नर है उसका क्या परफॉर्मेंस है, इसी को हम इवैल्यूएट करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एम्स एट इवैल्यूएटिंग द पीपल्स एंट्री behavior in the sequence of instruction. In other way, the main goal of such evaluation is to determine the level or position of the child in the instructional sequence. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें उसकी पोजीशन कहाँ है, किस लेवल पे उसने लर्निंग ली है। तो आप बेसिकली ग्राफ से इसको समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये लर्निंग प्रोसेस का ग्राफ है, ठीक है, तो उसकी लर्निंग यहाँ हुई है या यहाँ हुई है या यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है। तो कहाँ वो लाई करता है ये बेसिकली हम जज करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के थ्रू। वी हैव अ प्लान स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर क्लासरूम विच इज सपोज टू ब्रिंग अ चेंज इन पीपल्स बिहेवियर इन एन ऑर्डरली मैनर। देन वी प्रिपेयर अ प्लेस और प्लेस द स्टूडेंट फॉर प्लान इंस्ट्रक्शन फॉर देयर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। तो बेसिकली हम उनके जो फ्यूचर बिहेवियर है उसको जज करते हैं इसमें, और इसके थ्रू हम प्लेसमेंट उनका मतलब उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो आपको जब अपनी टीचिंग उसको आप टीचिंग कर रहे हो या इंस्ट्रक्शन आप उनको दे रहे हो उन लर्नर्स को या फिर आप अपने स्टूडेंट्स को, तो उस टाइम पे उनकी लर्निंग प्रोग्रेस कितनी हो रही है ये हम जज करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस फीडबैक टू बोथ teacher and student concerning learning successes and failures while instruction is in progress। तो इसमें क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कॉन्टिन्यूअसली हमको पता चलता रहे कि जो आपका लर्नर है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका लर्नर होता है उसको भी पता चल जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जो टीचर होता है उसको भी पता चल जाता है कि वो कैसी लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है।
Feedback to students provide reinforcement of successful learning and identifies the specific learning errors that need correction. Feedback to teachers provide information for modifying instruction and for prescribing group and individual remedial work. तो बेसिकली जब स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उनका फीडबैक मतलब वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब अगर उनके परफॉर्मेंस जो है वो बेटर नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो रीइंफोर्स कर सकते हैं, दोबारा से लर्न कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं जो उनसे प्रॉब्लम्स आ रही है, जो जहाँ पे उनको एरर फील हो रहा है वहाँ पे वो रिकरेक्ट करते हैं उसको और दोबारा से लर्निंग कर सकते हैं. और टीचर्स को जब ये पता चलता है कि उनके स्टूडेंट, मान लीजिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक है, सारे ही स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि उनको दोबारा उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा. तो इस तरीके से हम ये चीज़ जज कर पाते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू कि वेदर जो हम लर्निंग दे रहे हैं वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर टू अटेन असर्टेन द पर्पस प्रोग्रेस ओवर फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या जज करते हैं, जो आपके स्टूडेंट की प्रोग्रेस है, पीपल की जो प्रोग्रेस है हम वो जज करते हैं यहाँ पे. एट द एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट और सेगमेंट or a chapter, the teacher can evaluate the learning outcome based on which he can modify his method, techniques and devices of teaching to provide better learning experience. तो अब मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट पढ़ा रहे हो एक्सक्यूज मी, या फिर एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के टाइम पे आपने कैसी लर्निंग दी है या आप कैसा उनको पढ़ा रहे हो, तो ये सारा कुछ कैसे होता है, ये सारा कुछ हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू ही करते हैं. जैसे मान लीजिए आपके जो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जो आपका मंथली टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, पीरियडिकल असेसमेंट्स होते हैं, टीचर्स ऑब्जर्वेशन होती है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के. नेक्स्ट आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी फर्स्ट एड देने से आपका काम ना चले तब हम करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. मतलब आप अगर जो नॉर्मल इवैल्यूएट कर रहे थे उनसे आप उनको जो रियल उनकी प्रॉब्लम है उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो. इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, इस सिचुएशन में आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हो और यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो कि लर्नर की डिफ़िकल्टी क्या है या वीकनेस क्या है. और ये कब होता है, ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही. It tries to locate or discover the specific areas of weakness of pupil in the given course of instruction and also tries to provide remedial measures. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वीकनेस भी आइडेंटिफाई करते हैं, जो पूरा जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है उस टाइम पे उनको क्या वीकनेस हो रही है ये भी आइडेंटिफाई करते हैं और उनके क्या रेमेडियल मेजर्स होंगे, मतलब उस वीकनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं. When the teacher finds that in spite of the use of various alternative methods, techniques and corrective prescriptions, the child still faces learning difficulty, he takes resources to the detailed diagnostic through a specifically designed test called diagnostic test. तो बेसिकली जब हमें ये लगता है कि हमने इतना ज़्यादा उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप के मेथड्स के यूज़ भी पढ़ाया, उसके अलावा टेक्निक्स भी हमने अलग करी, उसके बाद भी हमने उसको पढ़ाया और स्टिल वो पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम डिटेल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं. डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय एम्प्लॉइंग ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स. In case of necessity, the service of psychologist and medical specialist can be utilized for diagnosing serious learning handicaps. तो मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है आपका, कोई स्टूडेंट है जो ऑटिज़म जिसको हो रखा है या कोई इसको ऐसे लर्निंग डिफ़िकल्टी है रीडिंग राइटिंग या किसी चीज़ में, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम किसी साइकोलॉजिस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट का यूज़ करते हैं तो इस टाइप के डायग्नोसिस को, इस टाइप के इवैल्यूएशन को हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं. नेक्स्ट आपका होता है समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन होता है जब आपका कोर्स ख़त्म होता है उसके बाद में ये ऐसा होता है. एंड इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रीवियसली वो अचीव हुए हैं या नहीं अचीव हुए हैं. तो बेसिकली मान लीजिए कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लर्निंग हुई है स्टूडेंट्स की या नहीं हुई है, ये हम देखते हैं आपके समेटिव इवैल्यूएशन में. इन द अदर वर्ड इट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ पीपल्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स. तो जब आपका कोर्स ख़त्म होता है तब हम उनके अचीवमेंट को जज करते हैं. The main objective of the summative evaluation is to assign grades to the pupils. It indicates the degree to which the student have mastered the course content. It helps the judge the appropriateness of the instructional objective. Summative evaluation is generally the work of a standardization test.
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उनको ग्रेड को असाइन करने के लिए उनका इवैल्यूएशन करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन में आपका जो मान लीजिए कि आपकी जो पूरा जो लास्ट का फाइनल एग्जाम्स होता है, वो एग्जाम्स जो होंगे आपके, वो आपके समेटिव इवैल्यूएशन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम आपको एक ग्रेड को असाइन कर रहे हैं। तो इसके थ्रू ही हम बेसिकली जान पाते हैं कि किस तरीके से आपकी लर्निंग हुई है और जो कंटेंट हमने आपको पढ़ाया है उसके एंड में आपको कैसी लर्निंग हुई है। इट ट्राइज टू कंपेयर वन कोर्स विद अनदर। द अप्रोच ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन implies some sort of final comparison of one item or criteria against another. It has a danger of making negative impact or effects. तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो किसी तरीके से हो सकता है आगे चल के नेगेटिव इम्पैक्ट बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में जज कर रहे हैं। तो ये जो क्राइटेरिया हमने सेट कर लिया है या जो क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उनको जज करते हैं, इस क्राइटेरिया के थ्रू मतलब ये जो क्राइटेरिया होते हैं इनको मतलब ये एक तरह से आपको एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है स्टूडेंट के ऊपर। तो ये आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ये जो टाइप, ये अनदर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं when the evaluation is concerned with the performance of individual in terms of what he can do or the behavior he can demonstrate। तो यहाँ पे हम ये जज करते हैं कि पर्सन जो स्टूडेंट है वो और क्या कर सकता है, ये कैसा बिहेवियर वो शो कर सकता है। तो जब हम एक क्राइटेरिया लगा देते हैं या कोई रेफरेंस लगाते हैं और उस बेसिस पे किसी का बिहेवियर चेक करते हैं या उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। In this evaluation, there is a reference to the criterion and it is termed as criterion referenced evaluation. But there is no reference in the performance of the other individual in the group. In it, we refer an individual performance to be predetermined criterion which is well defined. तो मान लीजिए अगर कोई पहले से predetermined criteria है तो हम उसको predetermined criteria के बेसिस पे लेंगे और वहाँ पे हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होगी उसको जज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक सिचुएशन पे या किसी क्राइटेरिया के ऊपर, किसी क्राइटेरिया के ऊपर हम उस स्टूडेंट के बिहेवियर को जज कर रहे हैं कि मान लीजिए ये सिचुएशन आती है या ये क्राइटेरिया आता है तो वो स्टूडेंट कैसे बिहेव करेगा। तो मान लीजिए हमें ये देखना है कि हमारी क्लास में कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन देंगे और सिचुएशन में उन स्टूडेंट्स का बिहेवियर को जज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक क्राइटेरिया के ऊपर उनके बिहेवियर को इवैल्यूएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन जो होता है ये आपका ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड असाइनमेंट होता है और इसमें हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं और जो हमारा मेजरमेंट होता है ये रिलेटेड होता है विद द नॉर्म्स ग्रुप और अ टिपिकल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल होता है या नॉर्म होता है, उस बेस पर ही हम इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट को। It is an attempt to interpret the test result in terms of performance of a certain group. This group is a norm group because it serves a referent of norm for making judgment. तो यहाँ पे आप कुछ भी कोई भी रूल्स के ऊपर अगर आप किसी का इवैल्यूएशन कर रहे हो या कोई आपके सेट नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स के बेसिस पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, जैसे कि ट्रेडिशनली क्लास बेस्ड असाइनमेंट्स या न्यूमेरिकल जो होते थे उसमें हमारा इवैल्यूएशन होता था। तो उस तरीके के इवैल्यूएशन को, उन सारे ही इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। Test scores are neither interpreted in terms of an individual self-referenced or in terms of a standard of performance or in predetermined acceptable level of achievement called the criterion behavior. Criterion reference. The measurement is made in the terms of a class or any other group norm. तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाकर आप क्लास में मतलब ले सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो उनको, या दो क्लासेस को आपस में कंपेयर करके उनका इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ वहाँ पे हम एक क्राइटेरिया सेट करके इवैल्यूएट कर रहे थे, यहाँ पे हम कोई नॉर्म या कोई रूल के बेसिस पे उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं और यहाँ पे ग्रुप इवैल्यूएशन को फोकस किया गया है, वहाँ पे इंडिविजुअल इवैल्यूएशन को फोकस किया गया था। तो ये डिफरेंस है दोनों इवैल्यूएशन के बीच में। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कितनी तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।